फ्रेंड्स, सेकंड लेक्चर हम लोग स्माइलिंग लेक्चर सीरीज पे स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, जैसे कहीं पहले बता चुका हूँ, ये कुछ मेरे बारे में थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है। लास्ट में एक ऑनलाइन ग्रुप जो आ रही है बोल के, खैर वो अलग चीज़ है। तो इस इस लेक्चर में हम लोग मिली बोर्ड एंड पिलर माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे गेट के 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड एंड पिलर काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी लंबा यूनिट है, तो हम लोग कम से कम 2-3 लेक्चर इसके लगेगा। ठीक है, और जैसे कि मुझे सजेशन मिले कि लेक्चर्स थोड़े छोटे करने के लिए बोले, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कंसेप्ट और वो क्वेश्चंस मिला के हो सकता है थोड़े से फिर भी आधे घंटे से ज़्यादा के हो ही जाए। तो कोशिश मैं करूँगा छोटे रखने की। तो ज़्यादातर मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अबाउट ये तो आप लोग देख ही चुके हैं अबाउट। और अपार्ट फ्रॉम दैट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग कंटिन्यू करेंगे। बेसिक सीरीज वही है। सोर्सेस लोग आरडी सिंह बुक से करेंगे। ये कुछ कुछ टॉपिक बोर्ड एंड पिलर के जो जो हम लोग करेंगे, रिलेटेड कंसेप्ट थ्योरी इंक्लूडिंग टर्मिनोलॉजी, डेवलपमेंट, साइज एंड ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग बोर्ड एंड पिलर देखेंगे, उसके एडवांटेज, बोर्ड एंड पिलर मेथड, बेसिक माइनिंग मेथड क्या क्या होते हैं, बोर्ड एंड पिलर मेथड, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद बोर्ड एंड पिलर का में हम लोग पैनल मेथड सिस्टम क्या होता है माइनिंग का, ब्रोकर टू होल वर्किंग, और साइज ऑफ पैनल कैसे डिसाइड करते हैं। साइज ऑफ पैनल के क्वेश्चन गेट में आ भी चुका है पहले। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ हेडिंग से। तो और एक क्वेश्चन रूफ एक्सपोजर का आया। तो ये 3 क्वेश्चन हम देखेंगे गेट का। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक ये है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके आरडी सिंह बुक ही है, उसी का पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बेसिक माइनिंग मेथड्स देखें। कोल माइनिंग मेथड्स का ये एकदम अच्छा सा फ्लो चार्ट टाइप का बना के दिया हुआ है कि सबसे पहले तो ये कोल माइनिंग मेथड्स, उसमें 2 टाइप के होते हैं मेजरली, आपको पता ही है। सरफेस माइनिंग मेथड होता है और अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड होता है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल मेथड। ठीक है, तो ये सब बेसिक आप इंट्रोडक्शन टू माइनिंग में पढ़ ही चुके हैं। बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल मेथड होते हैं। हाँ, तो और फिर लॉन्ग वॉल में भी 2 टाइप का होता है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। ठीक है, एक लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। और बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल दोनों को मिला के एक मेथड बनता है, इसको शॉर्ट वॉल मेथड बोलते हैं। माइनिंग मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करेंगे बोर्ड एंड पिलर, उसके बाद लॉन्ग वॉल भी देखेंगे, फिर शॉर्ट वॉल भी देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एंड पिलर में सबसे पहले तो हम बेसिक थ्योरी जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए काम का है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा दोनों के सेमेस्टर एग्जाम में जो काम आता है। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड बेसिकली आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या होता है। तो इंडिया में पहले बेसिक हम देख लेते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला मेथड है वो बोर्ड एंड पिलर है। इस बुक के डेटा के अनुसार, पुरानी बुक है, 98% अंडरग्राउंड कोल माइनिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है, बोर्ड एंड पिलर से हो रही है, और लगभग सिर्फ 2% लॉन्ग वॉल से हो रही है। ठीक है, हालांकि अब चेंज हो गया होगा, ये पुराना डेटा है और बुक भी पुरानी है, तो अब डेटा चेंज हो गया होगा और थोड़े ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो माइनिंग है वो लॉन्ग वॉल से स्टार्ट हो गई होगी इंडिया में एज कम्पेयर टू बोर्ड एंड पिलर। ठीक है, हाँ, और ट्रेंड क्या है कि लोग बोर्ड एंड पिलर से लॉन्ग वॉल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एंड पिलर लॉन्ग वॉल ज़्यादा इफिशियंट होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एंड पिलर। ठीक है, तो प्रेजेंट ट्रेंड इज टू अडॉप्ट लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग इवन इन दोज कंट्रीज, ठीक है, वेयर बोर्ड एंड पिलर प्रीडोमिनेट्स। ठीक है, और किस किस कंट्री में बोर्ड एंड पिलर प्रीडोमिनेट कर रहा है, एक तो हम यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अब बोर्ड एंड पिलर में हम लोग आ जाते हैं कि एक्चुअल में मेथड है क्या। तो फंडामेंटली देखो, फंडामेंटली बोर्ड एंड पिलर माइनिंग जो है कोल का इन्वॉल्व्स द ड्राइवेज ऑफ अ सीरीज। ठीक है, सीरीज ऑफ गैलरीज ड्राइव करेंगे। आपको सबसे पहले जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले हम सीरीज ऑफ गैलरीज ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हेडिंग। ये जो दिख रहा है आपका, सॉरी, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग है, ये गैलरी चल रही है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आपका हेडिंग है, ये नीचे ये भी हेडिंग है, ये हेडिंग, ये हेडिंग। तो देखिए, ये नंबर ऑफ, मान लो टोटल नंबर ऑफ हेडिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो एक बड़ा सा गैलरी बना रहे हैं इसको हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है नंबर ऑफ फेसेस हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये एक फेस, ये दूसरा फेस,
तीसरा फेस, ठीक है। तो फेस क्या होता है, जहां से आप कोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये अपन इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कम क्या होता है, बेसिक माइनिंग आप पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन टू माइनिंग, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं बहुत जल्दी बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले एक शाफ्ट बनाते हैं हम, ठीक है। वो शाफ्ट से हम फिर एक इंटेक और रिटर्न बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माइनिंग सेकंड सेमेस्टर में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इंट्रोडक्शन टू माइनिंग का भी एक सीरीज बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को चाहिए होगा तो। नेक्स्ट, तो फिर हम इनटेक रिटर्न के बाद हम ये पूरा गैलरीज बनाते हैं सबसे पहले। तो ये पूरा एक कोल सिम था, उसमें सबसे पहला काम बोर्ड एंड पिलर में क्या करेंगे, गैलरीज बनाएंगे। इसका नाम बोर्ड एंड पिलर क्यों है, बोर्ड मतलब होता है गैलरी, ठीक है। गैलरी मतलब कॉरिडोर, आप हॉस्टल देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, तो ये जो कॉरिडोर है इसी टाइप का ही गैलरी रहता है, ठीक है। और ये बीच में ये पिलर रहता है, ठीक है, बीच में ऐसा पिलर, ये, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड कोल रहता है और यहाँ यहाँ हम कोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये गैलरी में कोल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ऐसा पिलर बना देंगे। उसके बाद करेंगे हम इस पिलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बोर्ड एंड पिलर मेथड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पहले पढ़े होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा। और जहाँ से कोल निकालते हैं उसको फेस बोलते हैं, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। तो ये मान लो आपका गैलरी है और यहाँ से अगर कोल निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं फेस, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हेडिंग क्या होता है, जो गैलरी है उसी को हेडिंग बोलते हैं, जितनी गैलरी चल रही है वही नंबर ऑफ हेडिंग होगा, ठीक है। और ये जो फेस है, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको फेस बोलते हैं। इसको इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आया था हेडिंग और फेस का गेट में, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लोगों को टर्मिनोलॉजी के कारण कई बार क्वेश्चन नहीं बन पाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग इज सुटेड टू, देखो कहाँ कहाँ काम आता है, तो एक फ्लैट सीम में, ठीक है, जिसका एवरेज थिकनेस कितना होगा 1.5 to 3 मीटर, है ना, आर बेस्ट सुटेड फॉर दिस मेथड, ठीक है। सेकंड, थिनर सिम में ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है ये मेथड अभी तक, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग ये देख रहे हैं कि थिकर सिम में भी कंपैरेटिवली थिकर सिम मतलब 4.8 मीटर तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लैट सिम, थिन सिम, बहुत ज़्यादा थिक सिम होगा तो हम बोर्ड एंड पिलर को नहीं यूज़ करते हैं। कर लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा थिक सिम में हम बोर्ड एंड पिलर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेटिवली फ्लैट ग्रेडियंट में करते हैं, ग्रेडियंट जैसे 1:4, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, फ्लैट कोल सिम होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन बहुत अच्छे से अलग से दिया हुआ है, आप पढ़ लेना कंडीशन, ठीक है। तो एक तो डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोल सिम रिलेटिवली फ्लैट होना चाहिए, ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थिकनेस थिन होना चाहिए, 1.8 to 3 मीटर होना चाहिए। 4.8 मीटर से ज़्यादा थिकनेस में हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो थिक सिम की कैटेगरी में आ जाता है फिर, ठीक है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो डेप्थ जो जनरली है 300 मीटर तक होता है, पर कुछ कंट्रीज में 600 मीटर तक भी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग किया गया है, ठीक है। पर इतने डेप्थ में करेंगे तो स्ट्राटा ऊपर जो इतना हैवी मास है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीचे में हम लोग पिलर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और पिलर का साइज बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कम होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी इतने डीप माइन, ठीक है। तो ये सब बेसिक कंडीशंस थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस इस प्रकार हैं, ये सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर एग्जामिनेशन, स्पेशली डिप्लोमा एग्जाम, डिप्लोमा माइनिंग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इंजीनियरिंग में भी आता है। तो ये है सबसे पहला तो हम एरिया को इमीडिएटली प्रूफ कर देते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया जो है हमको कैसा एरिया है पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे माइंस का, ठीक है। तो कुछ फॉल्ट्स होगा, ये होगा, वो सब चीज़ हम उसमें डील कर लेंगे प्लानिंग में, जिससे हमको आउटपुट का लॉस ना हो इसमें, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर में। वहीं हम जब रूम एंड पिलर और डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो उस केस में इतनी प्लानिंग से नहीं करते तो हमारा आउटपुट लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। सेकेंड, ऑल रोडवे इन द सिम आर सपोर्टेड बाय सॉलिड कोल एज लॉन्ग एज दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सभी रोडवे जो है सॉलिड कोल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फाउंड एंड मेंटेन इन द गोफ, दिस रिजल्ट्स इन बेटर एंड लेस कॉस्टली सपोर्ट्स। तो देखो अगर लॉन्ग वॉल यूज़ करेंगे तो हमको सपोर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग वॉल मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेसिक लॉन्ग वॉल पता होगा, तो और रूम एंड पिलर भी यूज़ करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोल का पिलर जो है वो बेसिक सपोर्ट हमको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो हमारा सपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब अनप्रोडक्टिव लेबर इसमें बच जाता है बाय एलिमिनेशन ऑफ पैकिंग ऑफ गोफ, ठीक है। क्या किया जाता है कि बहुत जगह केविंग किया जाता है, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर में हमको अलग से गोफ को फिल करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा एक तो कॉस्ट भी बचता है और ये भी बचता है। दूसरा, आउटपुट पर मैन शिफ्ट भी यूज हो जाता है क्योंकि अलग से पैकिंग में काम नहीं आता, पैकिंग नहीं करना पड़ता हमको गोफ की, ठीक है। मोर ओवर
द रोडवेज आर अलग से रोडवेज को भी ज़्यादा एनलार्ज नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्या होता है कि एक बार रोडवे बना दिए फिर हम पिलर को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर देंगे, तो हमको और लॉन्ग वॉल में क्या होगा, पहले रोडवे एनलार्ज करो, ये करो, फिर शेयर करो, आउटपुट पर मैनशिप बढ़ जाता है उसके डेवलपमेंट में एज कम्पेयर टू इसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव लेबर मिनिमम हो जाता है और आउटपुट पर मैनशिप मतलब ओएमएस या आउटपुट पर मैनशिप क्या होता है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि गेट में भी आ चुके हैं। आउटपुट पर मैनशिप एक आदमी की, देखो आउटपुट पर मैन शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट में जो एक आदमी काम कर रहा है वो कितना आउटपुट दे रहा है। मतलब मान लो 8 घंटे का शिफ्ट है आपका, ठीक है, 50 आदमी काम कर रहे हैं, 400 आपका आउटपुट आ रहा है, तो आप क्या करो, एक शिफ्ट मतलब 8 घंटे का शिफ्ट, ठीक है, तो पर डे प्रोडक्शन मान लो आपका कितना है 1200। ठीक है, तो आप सबसे पहले 1200 को 3 से डिवाइड करोगे, है ना, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट होता है 8 घंटे का, तो एक शिफ्ट का प्रोडक्शन कितना आ गया 1200 डिवाइड बाय 3, 400। अब उस 400 को एक शिफ्ट में कितने आदमी आपके मैक्सिमम आदमी एम्प्लॉय हो रहे हैं 50, तो आप 400 को 50 से डिवाइड करोगे, 400 को 50 से डिवाइड करने पे कितना आया आपका, ठीक है 8 आ गया, तो पर मैन आउटपुट पर मैन शिफ्ट कितना आ गया 8 टन्स। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक, फोर्थ एडवांटेज क्या है, द सिस्टम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन बाय द एंड ऑफ ईच शिफ्ट, मतलब कि जहां से आप ऑपरेशंस खत्म किए वहीं से ऑपरेशंस चालू कर सकते हो। ठीक है, सेम ऑपरेशन आर कंटिन्यूड फ्रॉम वन वर्किंग शिफ्ट टू नेक्स्ट। 8 घंटे का आपका शिफ्ट खत्म हुआ तो कुछ एंड में स्पेसिफिक काम नहीं करना पड़ता, जहां काम आप खत्म किए वहीं से काम चालू कर सकते हो, ये काफी ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, तो मल्टीपल शिफ्ट। फिफ्थ एडवांटेज, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग अट्रैक्ट मोर लेबर एज माइनिंग ऑपरेशंस आर रादर सिंपलर। ठीक है, हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं क्योंकि माइनिंग सिंपल है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का परसेंटेज एक्सट्रैक्शन। परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग होल माइनिंग। क्यों कम होता है, क्योंकि हम पूरा पिलर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमको बीच में बैरियर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उसमें कोल लॉस होता है, हम पूरा कोल नहीं एक्सट्रैक्ट करते, बीच में हमको सपोर्ट के लिए कोल छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, लॉन्ग वॉल में हम पूरा परसेंटेज एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम कोल, उसमें जो बैरियर रहता है वो कम छोड़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एंड। सेकंड, द नीड ऑफ कांस्टेंट फिटिंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लॉन्ग वॉल में क्या है कि आप एक बार मेन गेट बनाए, टेल गेट बनाए, और एक बार एक एंड से लेके दूसरे एंड तक सीधे पूरा माइनिंग करते हुए आ गए। यहाँ पर हर गैलरी को अपने को बनाना है अलग अलग। ठीक है, छोटा सा गैलरी रहेगा तो हमको कंटिन्यूसली मशीन शिफ्ट करना पड़ता है अलग अलग जगह पे। थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज में, सब्सिडेंस इन रिलेशन टू सरफेस कैन नॉट बी कंट्रोल इफेक्टिवली। ठीक है, सब्सिडेंस हम इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत ज्यादा केविंग एक साथ हो जाता है इसमें। ठीक है, और लॉन्ग वॉल में भी बहुत ज्यादा केविंग एक साथ होता है, लेकिन हम उसमें एक स्लाइस, 2 स्लाइस निकालने के बाद रेगुलर केविंग कराते रहते हैं, सब्सिडेंस को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्राटा कंट्रोल भी इसमें इजी नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता है। पांचवा, वेंटिलेशन इज जनरली पुअर। वेंटिलेशन जनरली पुअर होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल, क्योंकि लॉन्ग वॉल, देखो लॉन्ग वॉल में सिंपल, आपको एक बार अगर लॉन्ग वॉल नहीं पता होगा तो मैं एक बार डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये लॉन्ग वॉल होता है, यहाँ से आपका इनटेक रहेगा, यहाँ से रिटर्न रहेगा, और यहाँ पे फेस रहेगा। ठीक है, तो ये आया, यहाँ से आपका एयर आया, फेस में गया, यहाँ से बाहर हो गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंटिलेशन है, कहीं एयर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब एयर बटेगा नहीं तो सीधे सीधे जहाँ पे हवा चाहिए वहीं जाएगा और वापस बाहर हो जाएगा। तो लॉन्ग वॉल में वेंटिलेशन काफी ईजी होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एंड पिलर। ठीक है, तो बोर्ड एंड पिलर आप देख ही रहे हो कि ये पूरा एयर अलग अलग हर एक गैलरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो वेंटिलेशन थोड़ा सा स्लगिश होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल। तो स्ट्राटा कंट्रोल भी इजी नहीं होता, वेंटिलेशन भी जनरली पुअर होता है, और रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज मोर। क्यों, क्योंकि एक टाइम में आपका अमाउंट ऑफ कोल ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है, ऐसा उम्मीद करो आपको पता होगा कि जब कोल में अपने आप कुछ समय बाद आग लग जाती है। ठीक है, क्योंकि अपने आप उसको ऑक्सीडेशन होता है। अगर जैसी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में कोल आया उसके कुछ समय बाद, 6 मंथ हो सकता है या फिर 7 मंथ हो सकता है, 9 महीना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के कोल का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इवन अलग अलग सीम का भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी भी कोल को आप जैसी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो धीरे धीरे इसको ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है तो कुछ समय बाद, ठीक है, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद उसमें अपने आप आग लग जाती है। ठीक है, तो अपने आप आग लगना तो माइंड फायर होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का उसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो जो पीरियड होता है जिसके बाद, मान लो आज हम कोल को एक्सपोज किया, आज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, उसके जितने दिन बाद उसमें आग लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा उम्मीद करो आपको इंक्यूबेशन पीरियड पता होगा। अगर हम माइंड फायर से डिजास्टर पढ़े तो हम ज्यादा प्रोफेशनल वे में टेक्निकल लैंग्वेज में इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ लेंगे। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन इंक्यूबेशन में पढ़े ये होता है।
ठीक है। तो यहाँ तक आपका बोर्ड एंड पिलर का एडवांटेज डिसएडवांटेज था। ठीक है, इसके बाद वेरिएंट्स हैं जो माइनिंग मेथड्स हम देखेंगे अलग से, तो और देखेंगे, बोर्ड एंड पिलर में कंसंट्रेट करते हैं। तो हम फिर इसके बाद सीधे बोर्ड एंड पिलर वाले चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ द सीमेसिस के ऊपर सी माइनिंग मेथड आपका डिपेंड करता है, वो सब है। ठीक है, तो यहाँ से बोर्ड एंड पिलर आपका चैप्टर 6 चालू हो रहा है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये गैलरी होता है जहाँ पे दो, यहाँ से एक गैलरी आ रही है और यहाँ से एक गैलरी आ रही है, 90 डिग्री मिलते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। ये पिलर होता है। ठीक है, गैलरी जनरली हम लोग गैलरी, एक गैलरी स्ट्राइक के अलॉन्ग बनाएंगे, एक गैलरी डीप के अलॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज दिया हुआ है। कंप्राइज दो फेज होता है, एक तो डेवलपमेंट, जब हम गैलरी बना रहे हैं। ठीक है, ये गैलरी बनाने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब इस पिलर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पिलर को फोड़ना चालू करते हैं, उसको हम बोलते हैं डीपिलरिंग। ठीक है, तो दो काम होता है, सबसे पहले डेवलपमेंट करो, गैलरी बनाओ और पिलर बनाओ, उसके बाद फिर पिलर का एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, फिर पिलर को ब्रेक करो। तो ये दो चीज होता है कोल निकालने का मेथड। ठीक है, कई बार दोनों चीज एक साथ होती है, जिसको होल वर्किंग, होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन एक साथ। आजकल ज्यादातर हम लोग होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग करते हैं, मतलब एक तरफ डेवलपमेंट भी चल रहा है और पिलर का एक्सट्रैक्शन भी चल रहा है, डीपिलरिंग भी चल रहा है, दोनों एक साथ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंटायर एरिया इनटू पिलर। सबसे पहले पूरे एरिया को पिलर्स में डिवाइड कर दो और उसके बाद पिलर को एक्सट्रैक्ट करो बाउंड्री से स्टार्ट करके। ठीक है, इसको रिट्रीट माइनिंग बोलते हैं, जहां तक लास्ट बाउंड्री से लेके पिलर एक्सट्रैक्ट करना चालू करो। पहले पूरा एंटायर एरिया डेवलप कर लिया, मतलब कि जैसे ये है, पूरा एंटायर एरिया डेवलप कर लिया, फिर ये लास्ट बाउंड्री से लेके इस तरफ या फिर ये ऊपर से लेके नीचे, ये लास्ट बाउंड्री से आगे ब्रेक करना चालू करो। दूसरा चीज होता है एरिया को आप पैनल्स में डिवाइड कर दो। सेकंड, सबसे ज्यादा सेकंड वाला फॉलो होता है आजकल, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पूरे एरिया को, पूरे माइन को नंबर ऑफ पैनल्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना चालू करो पिलर्स। ठीक है, सब्सिक्वेंटली पैनल वाइज, पहले एक पैनल बनाया, निकाल एक्सट्रैक्ट किया, फिर दूसरा पैनल एक्सट्रैक्ट किया। दिस इज कॉल्ड पैनल सिस्टम ऑफ माइनिंग, पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तीसरा होता है होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग, जो ये बताया, इन विच माइन इज ओपन आउट बाय फ्यू। कुछ हेडिंग हम बना देते हैं और उस मतलब कुछ हेडिंग और कुछ गैलरी और कुछ पिलर बना दिए, उसके बाद जो पिलर बन गया उसमें डीपिलरिंग चालू करते हैं और आगे के एरिया में गैलरी बनाना और पिलर बनाना कंटिन्यू रहता है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट और डीपिलरिंग एक साथ चलता है इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री। तो सबसे पहला काम तो डेवलपमेंट ऑफ एंटायर एरिया फॉलोड बाय पिलर एक्सट्रैक्शन। इस पूरे एरिया को आप डेवलप कर दो, मतलब पूरा गैलरी बना दो और उसके बाद अलग से एक्सट्रैक्ट करना चालू करो। इस मेथड को हम लोग जनरली आजकल नहीं यूज करते। ठीक है, ये देखो यहाँ डाउन का शाफ्ट, अप का शाफ्ट और पूरा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे डिसएडवांटेज दिए। एज द पिलर हैव टू स्टैंड लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक पिलर खड़े रहेगा। ठीक है, मतलब पिलर रहेगा, ये पूरा पिलर बना दिए। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना चालू कर रहे हैं, कोई बीच में बैरियर नहीं, कुछ नहीं, तो इस पिलर के ऊपर का स्ट्रेस लगते रहेगा और जैसे ही थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन करेंगे, हो सकता है पिलर एक साथ कोलैप्स कर दे, पूरा माइन धंस जाए इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो स्पेलिंग में टेक प्लेस। ठीक है, पिलर धीरे धीरे वीक होते हैं और क्रश हो सकते हैं, वो देयर इज रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर कोलैप्स, अपने आप कोलैप्स हो जाएगा पूरा। सेकंड, वेंटिलेशन स्लगिश, पहले ही बताया, ये पूरा एक साथ करेंगे तो पूरा एयर हर एक गैलरी हर एक पिलर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतने बड़े एरिया में वेंटिलेशन बहुत स्लगिश हो जाएगा, बहुत बड़ा फैन, बहुत कैपेसिटी का फैन लगाना पड़ेगा, फिर वेंटिलेशन अच्छा नहीं मिलेगा हम लोग। ठीक है, तीसरा, कोल्ड डस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, कोल्ड डस्ट इज कॉस्टली डिफिकल्ट, इसको इतना पानी स्प्रे, कोल्ड डस्ट को कंट्रोल करने के लिए पानी स्प्रे करते हैं। ठीक है, उसको अलग से वेंटिलेशन में डिटेल में पढ़ोगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वो भी बहुत टफ हो जाएगा। देयर इज ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग। अब देखो, एक जगह अगर आग लगी, मान लो एक जगह आग लगी, तो पूरे माइन में वो आग फैल जाएगी। सबसे बड़ा रिस्क इसमें यही रहता है, एक जगह आग लगी। ये पहले भी हुआ है ब्रिटिश लोग के जमाने में, पहले मतलब ब्रिटिश लोग के जमाने में 1900 के टाइम पे यूरोप में ये वाला सिस्टम फॉलो होता था, इंडिया में भी वाला सिस्टम फॉलो होता था 1800 में, जब नया नया माइनिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यही वाला सिस्टम फॉलो करते थे अंडरग्राउंड में। तो एक जगह मान लो आग लगता था, वो पूरे माइन में फैल जाता था, उसको रोक नहीं पाते थे हम लोग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फायर इंसिडेंट हुए माइनिंग में। उसके बाद फिर पैनल सिस्टम आया, जो आजकल फॉलो होता है। आजकल ये वाला सिस्टम कहीं फॉलो नहीं होता। ठीक है, मेन इसका डिसएडवांटेज यही था, ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग इन कोल माइन, पूरे माइन में आग लग जाती है। ठीक है, तो उसके बाद कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन जो है कैन नॉट बी कंटेन। एक बार एक जगह कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद हम उसको कंटेन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो भी पूरे माइन में फैल जाएगा, चाहे फायर डस्ट एक्सप्लोजन हो चाहे कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन। फायर डस्ट एक्सप्लोजन, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन क्या होता है, ऐसा उम्मीद करो आपको पता होगा। ठीक है, जो मीथेन के कारण होता है, कोल्ड डस्ट कारण होता है। क्रश एंड क्रीप कैन नॉट बी लोकलाइज्ड, मतलब एक पिलर क्रश होना चालू हुआ तो पूरा पिलर, मतलब एक पिलर क्रश हो गया तो वो सपोर्ट छोड़ दिया, फिर लोड और बढ़ गया, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा।
जैसे पिलर क्रश होते जाएंगे तो सपोर्ट और कम होता जाएगा, फिर उसके बाद वाला पिलर भी क्रश होता जाएगा, इस तरह से पूरी माइन एक धस धस जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लोकलाइज नहीं रहता वो। ठीक है, क्योंकि कोई बीच में कोई बैरियर ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए। अगर बीच में बैरियर होता तो लोकलाइज हो जाता, सॉरी, बीच में अगर कहीं पर बैरियर होता तो लोकलाइज हो जाता, तो कहीं बीच में बैरियर है ही नहीं। ठीक है, कहीं बीच में बैरियर नहीं है। नेक्स्ट, द वर्क इज स्कैटर्ड, आउटपुट पर हमेशा लो रहता है क्योंकि वर्क पूरा स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, ये सब डिसएडवांटेज कारण पैनल सिस्टम लाए हैं। ठीक है, तो देखो ये सब पूरे डिसएडवांटेज जो इसमें है वही पैनल सिस्टम के एडवांटेज होंगे। ठीक है, हम लोग अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पैनल सिस्टम का जो एडवांटेज होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ पैनल। सबसे पहले पैनल सिस्टम होता क्या है, जैसे ये पैनल 1, ये बीच में बैरियर छोड़ दिए, ये बैरियर, ये पूरा कोल है, ये जो शेडेड एरिया है ऐसे ऐसे वाला, ये कोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिलर्स बनाए और ये पूरा बैरियर छोड़ दिए बीच में, ये पूरा बैरियर, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम। यहाँ भी बैरियर छोड़ दिए, यहाँ ही बैरियर छोड़ दिया, मतलब पिलर सिर्फ यहाँ बनाए, गैलरी सिर्फ यहाँ बनाए, ये पूरा पैनल बन गया। और ये आइसोलेटेड है, ये पैनल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि बीच में क्या है, बैरियर है आपका। फिर ये दूसरा पैनल बन गया, तो हम क्या करते हैं, पहले इस पैनल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इस पैनल को करेंगे। अब यहाँ मान लो आग लगी, ठीक है, तो वो आग यहाँ नहीं फैलेगी, हम क्या करेंगे, इंटेक से इसमें इसको स्टॉपिंग लगा के इंटेक को बंद कर देंगे। ये मान लो इंटेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसी आग लगेगी, यहाँ से जो एयर आ रहा है इसका इंटेक, ठीक है, यहाँ से जो एयर आ रहा है इसमें, मान लो यहाँ से आया, यहाँ से एयर इधर अंदर गया, पहले इधर से आया एयर, यहाँ एयर क्रॉसिंग है, यहाँ अंदर गया। ठीक है, यहाँ भी एयर क्रॉसिंग है। एयर क्रॉसिंग क्या होता है, वेंटिलेशन पड़ेगी तब बता दूंगा। यहाँ अंदर गया, ठीक है, तो जैसी आग लगेगी हम यहाँ पे स्टॉपिंग लगा देंगे ताकि ये पैनल क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, सब कॉन्टैक्ट इसका छूट गया। जहां जहां से कनेक्टेड रहेगा वहां वहां हम क्या लगा देंगे, स्टॉपिंग। ठीक है, एक दो जगह से ही कनेक्टेड रखेंगे इसको, बाकी ये पूरा सेपरेटेड रहेगा इस पैनल से। और जैसे ही आग लगी तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉपिंग लगा देंगे, ये पैनल सेपरेट हो गया, आग इस पैनल में नहीं पहुंचेगी। मेजर एडवांटेज इसका यही होता है। ठीक है, और भी एडवांटेज है, जैसे वेंटिलेशन है, प्रॉपर एयर यहाँ जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर एयर निकल जाएगा, एयर इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट, इसमें पिलर क्रश नहीं होंगे, उसमें पिलर क्रश भी हो जा रहे थे, इसमें क्रश नहीं होंगे, ये बैरियर पूरा सपोर्ट देता है, इस बैरियर को हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, ये पूरा आपका सपोर्ट देके रखता है। मान लो इधर पिलर क्रश भी हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, वो इधर नहीं आया क्योंकि बीच वाला बैरियर जो है वो लोड को झेल लेगा। ठीक है, मतलब सपोर्ट दे देगा, इन सिंपल टर्म्स, लोकल लैंग्वेज में झेल लेगा, मान लो, है ना, बहुत तो यूज करते ही होगे वर्ड वैसे। तो पहला पॉइंट, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कोल थ्रू स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज लिमिटेड, मेजर एडवांटेज। ठीक है, वही बताया, सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, मेन इसीलिए यूज करते हैं लोग। तो रिस्क लॉस ऑफ कोल स्पॉन्टेनियस हीटिंग कारण लिमिटेड होता है। इन द अकरेंस ऑफ फायर पैनल सेपरेट किया जाए, आइसोलेट किया जा सकता है पैनल अगर फायर हुआ तो। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सप्लोजन हुआ एक जगह तो एक्सप्लोजन को भी उसी जगह लोकलाइज्ड कर दिया जाएगा, वो एक्सप्लोजन भी अगले पैनल में नहीं फैलेगा। ठीक, एक तो ये। दूसरा, क्रशिंग ऑफ पिलर इज अवॉइडेड, ये भी बता दिया, स्ट्रेस लगेगा तो पिलर क्रश एक जगह होगा, तो दूसरे, एक तो सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है, सपोर्ट ज्यादा रहता है तो पिलर क्रश होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं, एकदम सिंपल सा। और मान लो क्रश हुआ तो वो फैलेगा भी नहीं। ठीक है, क्रीप एंड थर्स्ट स्टार्टेड, ये वही वाला है, क्रीप और थर्स्ट एक जगह जो स्टार्ट होगा माइन में, वो अरेस्ट हो जाएगा उसी जगह, वो अलग अलग जगह फैलेगा नहीं। ठीक है, एकदम बेसिक चीज होती है। वैसे भी खराब चीज फैलती बहुत ज्यादा है, समझदार तो आप लोग वही समझ गए होंगे, व्हाट्सएप में एक फेक न्यूज आया पूरा फैलता जाएगा लाइन से फिर। ठीक है, खराब चीज़ों को फैलाना बहुत आसान होता है, अच्छी चीज़ों को फैलाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा समझदार हो, समझते होंगे सब चीज़। ठीक, चौथा पॉइंट, होल्ड और ब्रोकन वर्किंग। ठीक है, ये बहुत आसान होता है सेम टाइम में। कैसे आसान होता है, आप क्या करोगे, होल फॉलोड बाय, एक तो होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग क्या होता है मैं आपको बताया, डेवलपमेंट और डिपिलरिंग एक साथ। तो मान लो ये चीज़ डेवलप हो गया आपका, एक पैनल, ये दूसरा पैनल भी डेवलप हो गया, अब आप इस पैनल में पिलर एक्सट्रैक्शन चालू कर दिए, और इस पैनल, देखो ये पैनल पूरा बन गया, ये पैनल अभी भी पूरा बना नहीं है, यहाँ पे ये गैलरी अभी भी बन रही है, ये गैलरी पूरी बनी क्या नहीं, ये यहाँ तक बस बना है, ये जो दिख रहा है डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप गैलरी बना रहे हो और यहाँ डी पिलरिंग चालू कर दी है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग। ये पूरा होल वर्किंग हो रहा है, ब्रोकन वर्किंग हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है साथ में। ठीक है, डी पिलरिंग डेवलपमेंट एक साथ, तो ये पॉसिबल है पैनल में, पैनल सिस्टम में। ठीक है, और क्या एडवांटेज है इसका, वेंटिलेशन इज इम्प्रूव्ड, वेंटिलेशन इंप्रूव होता है, पहले ही बता दिया कैसे होगा, हर एक पैनल में अलग सेपरेट इंटेक होता है, हर एक पैनल का सेपरेट रिटर्न होता है। ठीक है, और एयर स्टॉपिंग भी इसमें कम यूज करना पड़ता है। ठीक है, हर का सबका अपना इंटेक और सबका अपना रिटर्न। देखो स्टॉपिंग कम यूज करना पड़ता है लेकिन एयर क्रॉसिंग बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो अपने डिसएडवांटेज देखेंगे।
अब इसमें सब्सिडेंस का कंट्रोल भी आसान होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पैनल को का एक्सट्रैक्शन इतना करो ही मत कि वो सब क्रिटिकल विड्थ से ज़्यादा हो। तीन चीज़ होती है सब्सिडेंस में, क्रिटिकल विड्थ, सब क्रिटिकल विड्थ और सुपर क्रिटिकल विड्थ, ठीक है। तो क्रिटिकल विड्थ वो होती है जिससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करने पे आपका ऊपर सब्सिडेंस, सब्सिडेंस मतलब ऊपर की ज़मीन धंसना, ठीक है, ऊपर की ज़मीन धंसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिटेल है, सब्सिडेंस अलग से पूरा चैप्टर है, ठीक है, स्टार्टर कंट्रोल में, वो अलग से पढ़ेंगे। तो सब्सिडेंस को कंट्रोल करना आसान होता है क्योंकि पैनल आप इतना बड़ा बनाओ मत कि आपके सब क्रिटिकल विड्थ से हो ज़्यादा, मतलब इतना विड्थ से ज़्यादा हो जाए कि आपका ऊपर धंसना चालू हो जाए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सिडेंस इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। 7th पॉइंट क्या है? बाय सुटेबल डिजाइन पिलर टेक पर। अब देखो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज परसेंटेज एक्सट्रैक्शन का होता है, ये एक्चुअली डिसएडवांटेज है पर उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, इसमें कोल बहुत ज़्यादा लॉस होगा बैरियर्स में, तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज रफली 20% कम हो जाता है, ठीक है। मतलब 20% कोल हम लॉस कर देते हैं, सिर्फ 80%, मैक्सिमम 80% एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इसमें, उससे भी जनरली कम ही रहता है, कुछ जगह ज़्यादा भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोर नंबर ऑफ एयर क्रॉसिंग आर रिक्वायर्ड। देखो स्टॉपिंग तो कम चाहिए था लेकिन एयर क्रॉसिंग ज़्यादा चाहिए, हर पैनल का अपना इनटेक रहेगा और अपना रिटर्न रहेगा, ठीक है। हर एक पैनल का अपना इनटेक और अपना रिटर्न रहेगा, तो अमाउंट ऑफ एयर क्रॉसिंग ज़्यादा होगा। एयर क्रॉसिंग क्या होता है? जो दोनों के एयर को मिक्स नहीं होने देता, यहाँ जो एयर वापस जा रहा है और जो एयर अंदर आ रहा है, इनटेक का एयर और रिटर्न के एयर को मिक्स नहीं होने देता, उसको एयर क्रॉसिंग बोलते हैं। वेंटिलेशन में आप डिटेल में पढ़ोगे तो नंबर ऑफ एयर क्रॉसिंग इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। मोर नंबर ऑफ एयर क्रॉसिंग आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हर एक पैनल का, अब देखो इसमें मशीनरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर आप यहाँ पे होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग कर रहे हो, मतलब यहाँ अलग डेवलपमेंट कर रहे हो, यहाँ पर आपका अलग डिपिलरिंग चल रहा है, तो यहाँ के लिए मशीनरी अलग, यहाँ के लिए मशीनरी अलग, आपके अलग अलग पैनल में काम अलग अलग हो रहा है, इसलिए आपकी मशीनरी भी क्या ज़्यादा लगेगी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रशिंग ऑफ बैरियर्स में रिजल्ट इन जॉब। अब ये डिसएडवांटेज जनरली ज़्यादा नहीं होता, ये बस बनाने के लिए डिसएडवांटेज बना दिया है, पर अगर मान लो ये बैरियर टूट गया, ठीक है, तो इधर का आग इधर आ जा सकता है, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे वो करेंगे तो उसमें तो वैसे ही पूरा फैलने का चांस था, तो कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, जिसमें कि रिट्रीट बैक फ्रॉम द बाउंड्री, ब्रोकन वर्किंग फॉलोड होल, मतलब आपका वो और वो एक साथ होता है, ठीक है। ये देखो ये पूरा बैरियर है, ये आपका पैनल वर्किंग है, ठीक है। इसमें डिपिलरिंग चल रहा है, ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे मान लो डेवलपमेंट चल रहा होगा जैसा, ठीक। तो होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? वेंटिलेशन इफिशिएंट होता है, सेम एक जगह आप डिपिलरिंग कर रहे हो एक जगह ये कर रहे हो, वेंटिलेशन आपका इजी रहेगा, ठीक है। कोल्ड डस्ट ट्रीटमेंट सिंपल होता है, ठीक है। एक पूरे होल वर्किंग करोगे, एक साथ पूरा इधर से आना चालू करोगे, ठीक है। इसमें अच्छा इसलिए होता है क्योंकि देखो होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग नहीं होगा तो क्या होगा? पहले पूरा डेवलपमेंट किए, उसके बाद आप तोड़ना चालू किए, पूरा डेवलपमेंट कर दिया, मतलब एयर का डिस्ट्रीब्यूशन इतने ज़्यादा जगह हो गया, तो वेंटिलेशन अपने आप क्या होगा? स्लगिश हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप इसको सिर्फ 2 पैनल कर रहे हो, आगे पूरा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो आपका वेंटिलेशन अपने आप अच्छा रहेगा। कम कैपेसिटी के फैन में आप ज़्यादा एयर क्योंकि आपका एरिया कम हो जाएगा, तो एरिया कम होगा तो हवा भी कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट करने के बाद एक्सट्रैक्शन चालू कर रहे हो तो अपने आप इतना पूरा एरिया डेवलप हो गया, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट ऑफ हवा की जरूरत पड़ेगी, तो वेंटिलेशन आपका खराब हो जाएगा। पहला पॉइंट, वेंटिलेशन इज इफिशियंट, होल फॉलोड बाय ब्रोकन वर्किंग। दूसरा, कोल्ड डस्ट ट्रीटमेंट भी सिंपल होगा, कोल्ड डस्ट जनरेट ही कम होगा, ठीक है। तो उतना कोल्ड, और वेंटिलेशन इफिशियंट है इसलिए कोल्ड इजिली बाहर हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड इनटेक है, लिमिटेड रिटर्न है, तो वेंटिलेशन फास्ट रहेगा तो कोल्ड डस्ट को इजिली बाहर कर देगा, ठीक। थर्ड, विथ इंटेंसिव माइनिंग हाई आउटपुट कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। क्योंकि अब देखो आप एरिया कम है तो आप मशीनरी भी बहुत ज़्यादा लगा सकते हो लिमिटेड एरिया में, क्योंकि इतना बड़ा आपका वर्किंग है नहीं, ठीक है। और मशीन का मूवमेंट भी कम रहेगा क्योंकि आपका एरिया कम है तो मूवमेंट भी कम रहेगा, तो आपका आउटपुट पर मैन शिफ्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, एक एरिया कम है, ठीक है, 2 ही पैनल काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा, इतने आदमी यहाँ भेजो इतने आदमी यहाँ भेजो, बस खत्म, है ना। तो अब देखो क्रश और प्रीमैच्योर कोलैप्स इज रिमोटली पॉसिबल, इतना बड़ा एरिया आपका एक्सपोज ही नहीं हुआ है। एक्सपोज मतलब कि जैसे कि ये आपका, आप इतना ही बड़ा एरिया एक्सपोज कर रहे हो, पूरा डेवलपमेंट में क्या होगा? आप पूरा इतना बड़ा एरिया को एक्सपोज कर दो, पूरा बड़ा एरिया को एक्सपोज कर दो, उसके बाद डिपिलरिंग चालू करो, तो आपका अपने आप लोड बढ़ जाएगा क्योंकि इतना बड़ा एरिया आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हो। यहाँ पर आप एरिया ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए नहीं तो लोड अपने आप कम रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? इसको आप डिपिलरिंग कर दिए, अब इसमें केविंग करा दो, केविंग या स्टोविंग जो भी आप फॉलो करो, केविंग करा दिए तो यहाँ का ऊपर का जो स्टार्टा का या लोड था वो अपने आप कम हो गया।
सिर्फ इतना एरिया बचा और इसके आगे का एरिया, फिर यहाँ भी केविंग करा दो, वैसे फिर इसके आगे का एरिया यहाँ पर करो, तो आपका अपने आप लोड जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मेजर एडवांटेज होता है होल फॉलोड बाय बटन। और आजकल जनरली डीपिलरिंग और डेवलपमेंट एक साथ करते हैं। ठीक है, तो ये हॉलेज भी सिंपल होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा नहीं है, तो हॉलेज आपको कम लगेगा। ठीक है, कम जगह में आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, कम लेंथ में, या कन्वेयर भी कम मूव करना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर एक साथ होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वही इजी हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ फायर इज कंपेरेटिवली इजी, वो भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब डिजाइन ऑफ बोर्ड एंड पिलर वर्किंग, साइज ऑफ पैनल। ठीक है, आज हम लोग जनरली यहीं तक करेंगे, ये वाला एक न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम गेट के 2 सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ बोर्ड एंड पिलर वर्किंग से साइज ऑफ पैनल तक करेंगे। पैनल साइज को डिसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ हम जो यूज़ करते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल सिम। ठीक है, तो कोल सिम के इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से आपका पैनल डिसाइड होता है। पैनल का साइज देखो, सबसे पहले चीज़ इसमें पैनल का साइज कैसे डिसाइड होगा। ये जो आप पैनल बनाए हो इसमें पैनल का साइज कैसे डिसाइड होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ पिलर्स हैं, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, 5 पिलर, 6 पिलर। ठीक है, ये 6 और वैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पिलर कितने हो गए, इधर 6 और इधर 5, तो 6 × 5 कितना हुआ, 30 पिलर्स, 30 पिलर है। तो जितना ज़्यादा पिलर होगा उतना बड़ा पैनल होगा। ठीक है, तो पिलर का मान लो विड्थ जितना भी है, जितना ये मान लो स्क्वायर पिलर है, तो इसका विड्थ जितना भी उसी हिसाब से आपका पैनल का साइज डिसाइड होगा। जितना ज़्यादा पिलर उतना बड़ा पैनल। तो अब देखो, अब कितने सारे पिलर हम इसमें रखेंगे, तो हम इतने पिलर रखेंगे जितना उसके इंक्यूबेशन के पीरियड के पहले हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैं इसमें 30 पिलर रखा हूँ। ठीक है, और ये 30 पिलर मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ 1 साल में। अब इस कोल का इंक्यूबेशन पीरियड है मान लो 6 महीने। ठीक है, 6 महीने इंक्यूबेशन पीरियड, इसका मतलब क्या, इस कोल में 6 महीने बाद आग लग जाएगा। और मैं इसको जैसे आप ऑक्सीजन में के सपोर्ट में है, मतलब हवा इसमें पास कराए, हवा पास कराने के 6 महीने बाद इसमें आग लग जाएगा। ठीक है, तो और मैं इस पूरे 30 पिलर को एक्सट्रैक्ट कितने, 1 साल लगेगा इसको पूरे पैनल को एक्सट्रैक्ट करने में। तो मैं इसको आधा ही 15 पिलर एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद अपने आप इसमें आग लग जाएगा, तो 15 पिलर तो मेरा वेस्ट हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली मैं ये पैनल साइज क्या रखूंगा, 15 पिलर का रखूंगा, 30 पिलर का, 14 पिलर का रखूंगा। ठीक है, 14 पिलर का पैनल साइज रखूंगा, क्यों, ताकि मैं उसको एक सफिशियंट टाइम में 6 महीने के पहले एक्सट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, अब मान लो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 साल है, 1.5 साल। ठीक है, और ये 30 पिलर को मैं 1 साल में एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो 1.5 साल इंक्यूबेशन पीरियड है और 30 पिलर को मैं 1 साल में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आसानी से मैं 1.5 साल के पहले एक्सट्रैक्ट कर लूंगा पूरे 30 पिलर को। तो इस पैनल को पूरा मैं 1 साल में एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो पैनल का साइज मैं आराम से 30 पिलर का रख सकता हूँ। समझ गए। तो पैनल का साइज रखने के लिए सबसे मेजर चीज या मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, कोल का इंक्यूबेशन पीरियड जितना रहेगा उसी हिसाब से हम पैनल का साइज डिसाइड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पिलर्स उसी हिसाब से हम पैनल के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है साइज ऑफ पैनल, ये पूरा इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। तो जैसे मान लो आपका ये अच्छा खासा एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन गेट में बहुत पहले आया भी था। ठीक है, तो मान लो एज्यूम कर लो आपका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 6 महीने, मतलब आपका कोल जो है 6 महीने बाद आग लग जाएगा। आउटपुट पर डे, एक दिन में कितना कोयला निकल रहा है, 30 टन। ठीक है, किससे, पैनल से, सिर्फ पैनल से ना, माइन से नहीं, उस पूरे पैनल से एक दिन में कितना कोयला निकल रहा है, 300 टन। अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, मान लो महीने में 5 दिन छुट्टी थी, 30 दिन का महीना है, 30 दिन में मान लो 5 दिन छुट्टी थी। ठीक है, 31 30 वो सब अवॉइड करना, मान लो आपके एक महीने में 25 दिन काम हो रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे इन 6 महीने कितना होगा, 25 × 6 कितना, 150। ठीक, टोटल कोल ऑब्टेन्ड इन पैनल इन 6 महीने, 6 महीने में कितना कोल ऑब्टेन होगा, 150 × 300। ठीक है, ये 45,000 आ गया। अब एज्यूम रिकवरी फ्रॉम द पैनल, अब आप जो पैनल है उसमें पूरा कोल तो एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कोल आप उसमें छोड़ोगे। ठीक है, तो पूरा जो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, 100% आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, आप सिर्फ कितना एक्सट्रैक्ट करोगे, 80%। मतलब ये आपका जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ 80% है। आउटपुट कितना है आपका, 150 × 300, वो क्या है, टोटल सिर्फ 80%। तो टोटल कोल इन सिटू कितना हो गया आपका, जो 45,000 टन आया, 45,000 कहाँ से आया, यहाँ से। टोटल कोल ऑब्टेन्ड इन 6 महीना 150 × 300, वो कितना आया, 45,000। ठीक, तो ये जो 45,000 है ये सिर्फ आपका आउटपुट है टोटल, और ये टोटल कोल का कितना है, 80%। इसका मतलब टोटल कोल आपका कितना रहेगा, 100/80 से इंटू कर दो, टोटल कोल कितना आ गया, 56,250। ठीक, कितना आ गया। तो देखो फिर से एक बार बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है।
इंक्यूबेशन पीरियड आपका मान लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, आपका दिया रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड दिया रहेगा, आउटपुट पर डे दिया रहेगा पैनल से, और ये एज्यूम कर ये दिया रहेगा आपको, ठीक है, ठीक है, और परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, ये चार चीज दिया रहेगा। एक ये इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा पर डे का आउटपुट, तीसरा एक महीने में कितना वर्किंग डे है, और आपका रिकवरी कितना हो रहा है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी। तो जितना आपका एक महीने में वर्किंग डे हो उसको आप किससे इंटू करोगे, जितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उससे, ताकि आपको इस पैनल को कितने दिन में निकालना है वो पता चल जाए, ठीक है। आपका 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब पैनल को आपको कितने दिन में एक्सट्रैक्ट करना है, 6 महीने में। 6 महीने में कितने वर्किंग डे होंगे, वर्किंग डे मतलब जहाँ जितने में काम हो रहा है 25 इंटू 6, 150 वर्किंग डे आ गया। अब एक दिन का आउटपुट 300 टन है, तो 150 दिन में कितना आउटपुट होगा, 300 इंटू 150 कितना आ गया, 45,000 आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कितना था, 80% आप एक्सट्रैक्ट करो, जितना टोटल कोल है उसका 80%, मतलब ये जो 45,000 है वो 80% है टोटल कोल का। तो टोटल कोल कितना आ जाएगा, 45,000 इंटू 100/80, ठीक है। तो टोटल कोल आपका आ गया 56,250, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ कोल है आपका, ठीक है। अब एक पिलर आपका मान लो ए विड्थ का है, ठीक है, एक पिलर आपका ए विड्थ का है, ठीक है। तो आपका ए विड्थ का मान लो एक पिलर है, और पिलर की हाइट आपका h है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी g है। मान लो इसको, चलो मैं मान लेता हूँ 20, ठीक है, 30 मान लेते हैं। तो 30 आपका 30 मीटर क्या है, पिलर का विड्थ है। तो स्क्वायर पिलर है तो एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ एरिया इंटू स्क्वायर। तो ये 30 मीटर इंटू 30 मीटर, हाइट उसका मान लो 3 मीटर है, तो 30 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 3 मीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो 1.3। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी में थोड़ा सा अंतर होता है, आप नेट खोल के देख लेना, अभी समझाने का थोड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मान लो कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.3 इंटू 1.4, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं, उसका डिटेल देख लेना, ठीक है, चालू भाषा में बता रहा हूँ। तो आपका टोटल कोल का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कोल कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वेट क्या होता है, मास, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट, एरिया क्या होगा, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल मास, वेट। और आप पहले ही देख चुके हो टोटल आपका मास कितना था, 56,250 टन, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ पिलर्स कितना होगा, आप ये एक पिलर का मास हो गया, एक पिलर का मास इतना है और टोटल मास इतना है। तो एक पिलर के मास, टोटल मास को आप टोटल मास ऑफ कोल को एक पिलर के कोल के मास से डिवाइड कर दोगे। ये टी टन्स क्या क्या है, एक कोल के पिलर का मास। मान लो कितना है कि ये 30 था, ठीक है। तो 30 इंटू 30 कितना होगा, 900 इंटू 3 कितना होगा, 2700, 2700 इंटू 1.3 कितना होगा, मान लो 3000 हो गया। तो आप 56,000 को क्या किए, 3000 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक पिलर का मास कितना आ गया, 3000 आ गया, और टोटल कोल का मास कितना, 56,000। 56,000 को 3000 से आप डिवाइड कर दोगे, आपका कितना पिलर आएगा वो आ जाएगा। मान लो ये 60,000, 60,000 को 3000 से डिवाइड कितना आ गया, 20, ठीक है, आंसर 20 आ गया। मतलब आपके एक पैनल में नंबर ऑफ पिलर कितना हो जाएगा, 20 पिलर। समझ में आ गया। तो इस तरह से पैनल का साइज अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है, साइज ऑफ पैनल। तो ये आपका बेसिकली साइज ऑफ पैनल दिया हुआ आउटपुट पर शिफ्ट के हिसाब से देख लेना बुक पर, ठीक है। तो ये अब हम लोग गेट के दो क्वेश्चन जो आए हुए थे वो देख लेते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये था, पहले गेट के क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। एक तो ये 5th क्वेश्चन, यहाँ देखिए, एक्सपोजर ऑफ वीक रूफ, ये गेट 2018, ये MN गेट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ वीक रूफ इन द जंक्शन ऑफ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इन अ कोल माइन कैन बी डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। मतलब जो आपका मान लो आप डेवलपमेंट कर लिए, डेवलपमेंट करने के बाद आपका जो रूफ है, रूफ आपका कमजोर है, ठीक है। जंक्शन में जो रूफ बना है वो कमजोर है, ठीक है। रूफ क्या होता था, यहाँ देखो, रूफ क्या होता था आपको, ये आप देखे ही हो डायग्राम, ठीक है, ये आप डायग्राम देखे हो, ठीक है। तो ये जो रहता है जंक्शन, ये रहता है जंक्शन, ये जंक्शन है, ठीक है। और रूफ आपका ऊपर, पोल के ऊपर वाली चीज को रूफ बोलते हैं, नीचे वाली चीज को फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जंक्शन है, ठीक है। तो ये जंक्शन जो है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जंक्शन का एरिया को, अब क्योंकि आपका रूफ कमजोर है, इसका मतलब जंक्शन का एरिया आप ज्यादा नहीं रख सकते, ज्यादा रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जंक्शन के एरिया को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार ऑप्शन आपको दिए। इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ पैनल बैरियर, मतलब
पैनल बैरियर का डायमेंशन क्या करो, बढ़ा दो। पैनल बैरियर का डायमेंशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका अमाउंट ऑफ कोल जो आप बैरियर के रूप में रख रहे हो बढ़ गया, मतलब आपका ऑटोमेटिकली एरिया कम हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेचिंग साइड वॉल, लेकिन इससे जंक्शन का एरिया कम होगा क्या, नहीं, इससे टोटल पैनल का एरिया कम होगा, जंक्शन का नहीं होगा एरिया कम, ठीक है। स्टिचिंग साइड वॉल्स, साइड वॉल और रूफ कोई मैच ही नहीं है, साइड वॉल से रूफ का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। साइड वॉल का सपोर्ट करने से रूफ में कोई ज़्यादा। इंक्रीजिंग सपोर्ट डेंसिटी एट जंक्शन, ठीक है, तो सपोर्ट डेंसिटी इंक्रीज करने से जंक्शन को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसका एक्सपोजर कम नहीं होगा। एक्सपोजर मतलब कितना एरिया आप अनसपोर्टेड छोड़ रहे हो, ठीक है। तो सपोर्ट तो आप अनसपोर्टेड इन द सेंस कितना एरिया आप एक्सपोज कर रहे हो, तो इससे सपोर्ट तो बढ़ेगा लेकिन एरिया ऑफ एक्सपोजर कम नहीं होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, एरिया ऑफ एक्सपोजर कम करना है। वैसे ही पैनल बैरियर बढ़ाने से भी, पैनल बैरियर का डायमेंशन बढ़ाने से आपका जंक्शन का एरिया का एक्सपोजर कम नहीं होगा। ध्यान रखो ये किसके बारे में बोल रहा है, जंक्शन के एरिया का एक्सपोजर के बारे में। पैनल का बैरियर बढ़ाने से जंक्शन का एरिया का एक्सपोजर कम नहीं होगा, साइड वॉल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सपोर्ट बढ़ाने से भी जंक्शन के एरिया का एक्सपोजर कम नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टैगरिंग ऑफ द जंक्शन, ठीक है। स्टैगरिंग ऑफ जंक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ देखो इस तरह से, ठीक है, ये पिलर है, ठीक है, तो ये स्टैगरिंग होता है। यहाँ जैसे कि ये आपका एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर, तो ये पिलर आप ऐसा, हम लोग जो डायग्राम देखे उसमें ऐसा पैरेलल था पिलर, तो ऐसा पैरेलल रखेंगे तो ये जो एरिया रहेगा जंक्शन का, ठीक है, ये एरिया क्या रहेगा, ज्यादा एक्सपोज होगा। वहीं अगर इस टाइप का आप पिलर बनाओगे, स्टैगर्ड पिलर, स्टैगर्ड जंक्शन, तो ये जो जंक्शन आएगा उसका एरिया ऑफ एक्सपोजर क्या रहेगा, कम रहेगा। जंक्शन क्या होता है, जहां दो गैलरी मिलता है, यहाँ कोई दो गैलरी एक साथ पैरेलली मिलेगा ही नहीं, ठीक है, परपेंडिकुलरली मिलेगा ही नहीं, तो अपने आप आपका जो एरिया रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर था डी, है ना, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आया है, क्वेश्चन नंबर 22 इसी पेपर में। मैं आज यही पेपर देख पाया, और कोई पेपर मिलेगा तो जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए वो कंप्लीट करें। आज हम लोग जो दो टॉपिक पढ़े उसके क्वेश्चन बस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये वाला क्वेश्चन। इन बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट 6 हेडिंग्स ड्रिवन अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन आर सराउंडेड बाय पैनल बैरियर ऑन द डिप एंड राइट साइड्स। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट आप बनाए जिसमें 6 हेडिंग आप ड्राइव किए, ठीक है, स्ट्राइक के डायरेक्शन में। आपको पहले बताया था स्ट्राइक के डायरेक्शन में भी ड्राइव कर सकते हैं और डिप के डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो स्ट्राइक के डायरेक्शन आप 6 हेडिंग बनाए और ये सब सराउंडेड बाय पैनल बैरियर से सराउंडेड है, ठीक है, डिप और राइट साइड में। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेस फॉर पैनल इज, मतलब देखो आपको पैनल क्या होता है, हेडिंग क्या होता है और फेस क्या होता है, ये तीनों बताया था। तो अगर आपका 6 हेडिंग है किसी पैनल में, ध्यान रखना पैनल में, तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस क्या होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि पैनल कैसा रहता है, ठीक है, पैनल आप देख ही चुके हो, ये ऐसा पैनल रहता है, ये पैनल है। हेडिंग क्या होता है, ये जो गैलरी बना रहे हो हेडिंग है। तो स्ट्राइक डायरेक्शन में 6 हेडिंग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये एक हेडिंग, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग, चौथा हेडिंग, पांचवा हेडिंग, छठवा हेडिंग, ठीक है। कितने नंबर ऑफ फेस बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस ना, ध्यान रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितने बन सकते हैं। ये सिर्फ एक पैनल है, इसमें 6 हेडिंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितने बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, देखो जैसे ये डायग्राम ऊपर, ये पहला हेडिंग, ये दूसरा हेडिंग, ये तीसरा हेडिंग, चौथा हेडिंग, पांचवा हेडिंग, छठवा हेडिंग, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ फेस गिनना चालू करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस। एक फेस ये बन सकता है, एक फेस ये बन सकता है। यहाँ ऊपर वाला फेस नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर क्या है, बैरियर है, ठीक है। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। ये वाले हेडिंग के 3 फेस बन सकते हैं, 1 2 3, तो ये 1 हो गया, 2 सेकंड फेस। इसमें 3 फेस बन सकते हैं, 3 4 5। सेम इसमें भी 3 फेस बन सकते हैं, 6 7 8। इसमें भी 3 फेस बन सकते हैं, 9 10 11। इसमें भी 3 फेस बन सकते हैं, 12 13 14। और फिर लास्ट वाले में 2 फेस बनेंगे क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, ठीक है, 15 16। टोटल नंबर ऑफ फेस आप गिन सकते हो, ठीक है, 16 फेस हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस 16 आ जाते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, बोलते हैं कि नंबर ऑफ हेडिंग 2n-1, जहाँ पे n नंबर ऑफ हेडिंग है, लेकिन उस फॉर्मूले से मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस नहीं निकलता है जनरली, उससे आपका आंसर 11 आता है जो गलत हो जाता है, ठीक है। वो फॉर्मूला दिया हुआ है, एक एक में भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया रहता है, लेकिन उससे आपका आंसर गलत निकलता है। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन ये होगा और इसमें भी सॉल्यूशन 16 है। ज़्यादातर लोग इसको एग्जाम में गलत इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आ जाता है, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। तो कंसेप्ट इसका ये है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर्ड एंड पिलर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर कंटिन्यू रहेगा। और इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ पिलर के, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 2 नंबर के क्वेश्चन उन लोग रहते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो
नेक्स्ट पे आपका कंटिन्यू रहेगा बोर्ड एंड पिलर। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। 3 क्लास रहेगी बोर्ड एंड पिलर टोटल। ओके, थैंक यू।